देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। यानी ये टॉपिक जो है जीवन पर्यंत मतलब जन्म जन्मांतर से आता रहा है कि भाषा, और भाषा से जुड़ा एक टॉपिक है भाषा की विशेषताएं या उसके फीचर्स जिसको हम कहते हैं। तो विशेषता नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक बोले तो स्वतंत्र कह लीजिए, आर्बिट्रेरी जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते थे जब हम फीचर्स ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश में, तब हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी है। उसी को यहाँ पे यादृच्छिक लिखा हुआ है। भाषा स्थिर है यानी फिक्स्ड होती है। जो आज बोली जा रही भाषा है वही आज से 300 साल पहले बोली जा रही होगी। संभव है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बात गलत लग रही है, लेकिन फिर भी हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बात तो सही है कि यादृच्छिक है, आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज। भाषा स्थिर है, ये बात हमें सही नहीं लग रही। सी ऑप्शन को चेक करेंगे। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, यानी जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, क्या नहीं होती आधारित? बिल्कुल होती आधारित, है ना। तो ये बात भी सही है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, यानी ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, आसपास से जो ग्रहण किया है, और सीखा हुआ है यानी स्कूल में जाकर के आपने किताबों के माध्यम से, यानी उसमें आप नियमों के माध्यम से, यानी प्रॉपर आप लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और अर्जित यानी एक्वायर भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं लैंग्वेज के बारे में। तो तीनों ऑप्शन सही है। ए सी डी सही बातें हैं, सही विशेषताएं हैं अगर मैं कहूं भाषा के बारे में। लेकिन बी ऑप्शन भाषा की कोई भी विशेषता नहीं कहलाएगा कि भाषा स्थिर होती है। भाषा स्थिर नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, डायनामिक होती है, गतिशील होती है। समय के साथ परिवर्तन भाषा में आता रहता है। हर साल हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेकर के, और डिफरेंट जो जिनको हम एक रिकॉग्नाइज्ड डिक्शनरी मानते हैं या लैंग्वेज के जिन लोगों को हम विशेषज्ञ मानते हैं, समय के साथ भाषा परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल आज के समय में हम करते हैं, आज से 20 साल पहले भाषा वैसी नहीं हुआ करती थी। तो भाषा का जो क्या कहें स्वरूप है वो परिवर्तित होता रहता है। और ऐसा हम मूवीज में भी देखते हैं, ऐसा हम इवन जो टीवी सीरियल्स हैं वहां पर भी देखते हैं, ऐसा हम अखबारों में भी देखेंगे। लगभग सभी जगह पर आज से 50 साल पुरानी आप एक मूवी देखिए और हिंदी वहां भी बोली जा रही होगी, लेकिन वो हिंदी डिफरेंट होगी आज की किसी एक मूवी से। तो मतलब क्या हुआ कि भाषा स्थिर नहीं है। भाषा का जो स्वरूप है, विशेषता है, वो स्थिर होना नहीं है, ये समय के साथ परिवर्तित होती है, डायनेमिक है, गतिशील है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, जिस संस्कृति में हम रहते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति से संबंध रखते हैं तो एक तरह से हम चीजों को कहते हैं, अगर आप वेस्टर्न कल्चर से संबंध रखेंगे तो वहां आप डिफरेंट तरीके से उसी बात को कहेंगे। भाषा भी बदल जाएगी बहुत सारी जगह पे। तो और अर्जित है और सीखा हुआ है, ये दोनों बात संभव है कि हम जो अपने घर की भाषा होती है उसको उठा लेते हैं, मतलब अर्जित कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई ग्रामेटिकल बुक नहीं चाहिए होती, या कोई हमें टीचर आके नहीं सिखाता कि पानी कैसे मांगना है माता जी से अपनी, ये हम अर्जित कर लेते हैं। वही सीखने की बात होती है लर्निंग, जब आप स्कूल में जाकर के ABCD प्रॉपर सीख रहे हैं, रूल्स सीख रहे हैं, तो ये बात भी सही है। यादृच्छिक का मतलब है आर्बिट्रेरी, और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जैसी लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, कोई खास संबंध होता नहीं है, स्वतंत्रता है। अगर हम भाई आग में लिखा थोड़ी है, जो आग को हम इस तरह से लिख रहे हैं, आपके दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनी होगी आग की, है ना। तो और इस आग को हम आग कहकर ही बुलाएंगे, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। इस पेन को मैं 10 लिखना शुरू कर देते अगर हम भाषा में, तो ये 10 को हम पेन समझना शुरू कर देते। बेसिकली दोनों में कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं होता कि जो आप लिख रहे हैं उसका कोई मीनिंग किसी वजह से है, बस वो वैसा बना दिया गया है कि किसी चीज को हम कुछ बुला रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो वैसा लिखा जा रहा है, तो वो रूढ़ हो गया है भाषा में वो मतलब उसका या अर्थ, इसलिए हम यादृच्छिक कहते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था पिछले वाला क्वेश्चन, उसका रीजन ये है, कहीं पे पूछ लेगा विशेषता कौन सी है, कहीं पे पूछ लेगा विशेषता कौन सी नहीं है भाषा की, लेकिन भाषा से 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको हमने अलग से भी एक सेशन में किया था अभी कुछ दिन पहले, है ना। समझते हैं क्या कहानी है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई, आप लेट ज्वाइन किए हैं, मैं आपको विश कर चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें, यानी कौन सी वो हाइपोथेसिस है। अब हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में रत्ती भर का अंतर बचा नहीं है, बस सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर देते हैं, कई बार तो ट्रांसलेशन भी नहीं है ना। तो अगर हम देखें तो किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को, यानी जो रूल्स हैं ग्रामर के, उनको जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें, कॉन्शियसली लर्न करें, ग्रामेटिकल रूल्स पे ध्यान दें, बाय रूल्स जाएं। ये कौन सी परिकल्पना है। अब 4 परिकल्पनाएं आपके सामने लिखी हैं। टोटल परिकल्पनाएं कितनी हैं? 5। किसके अनुसार? स्टीफन क्रेशन के अनुसार। स्टीफन क्रेशन की अगर हम देखें तो बहुत पहले हमने एक थियोरी डिस्कस की थी स्टीफन क्रेशन की, इंग्लिश में ही आया करता था पहले स्टीफन क्रेशन। पिछली बार से जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए हैं, अब ये आपका हिंदी में भी आने लग गया।
और इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होती है, क्योंकि जो इंग्लिश की थियरी है उसको हिंदी में जस्ट ट्रांसलेट ही तो कर सकते हैं, उसका असली मतलब तो इधर उधर हो ही जाता है। तो आप जवाब दीजिए, कितने लोग 40% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही है कि गलत है ये तो अभी नहीं बता पाऊंगी मैं, नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगी तो फिर आप उसी हिसाब से आंसर को मार्क करना शुरू कर देंगे। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। 41% लोग गलत हैं। इसका मतलब देखिएगा, किस परिकल्पना में व्याकरण के नियमों को, प्राकृतिक अनुक्रम परिकल्पना में कभी भी जब प्राकृतिक लिख दिया, यानी नेचुरल ऑर्डर है ये अपने आप में, यानी आप एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से भाषा को प्राकृतिक रूप में ग्रहण कर लेंगे। आप 3 साल का आपका बच्चा है, आप चले गए अमेरिका, वहां वो प्राकृतिक रूप से भाषा को एक्वायर कर लेगा, जो भी वहां चल रही होगी उसको अर्जित कर लेगा। तो प्राकृतिक अनुक्रम तो होता है जो नेचुरली बच्चा एनवायरमेंट से एक्वायर करे, जो पहली परिकल्पना है उनकी, और वो कहते भी है कि नेचुरली ही अर्जित करना चाहिए भाषा को, ना कि रट्टे लगा करके। तो ये बात तो नियमों की बात करता ही नहीं है, ये वाली जो परिकल्पना है ये बात नहीं करती। तो आंसर आपका गलत हो गया, जो भी 42% लोग दे रहे हैं उसका जवाब। मॉनिटर परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, या फिर मनोभावात्मक शनन परिकल्पना। अब इनको एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया गया है ना। इसका जो उत्तर है वो है मॉनिटर परिकल्पना, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये या तो आपने थियरी पढ़ी है या तो नहीं पढ़ी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को लेकर के हम। मॉनिटर परिकल्पना में क्या होता है कि बेसिकली आप रूल्स को कॉन्शियसली ध्यान में रखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को। ये बात किसने कही है? स्टीफन क्रेशन ने कही है। किसमें कही है? अपनी थियरी में कही है। 5 परिकल्पनाएं यानी 5 हाइपोथेसिस इन्होंने दी हैं। ये थियरी आपको हिंदी में भी ऐसी पढ़नी है और इंग्लिश में भी ऐसी पढ़नी है, बस हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाएगी और इंग्लिश में आपको नेचुरली जैसी है वैसी ही है। स्टीफन क्रेशन अभी जीवित हैं, लिंग्विस्ट हैं एक, और ये कहते हैं कि भाई आप एनवायरमेंट दे दो तो दूसरी भाषा को भी ऐसे ही एक्वायर कर लिया जाएगा जैसे पहली भाषा को करते हैं। जिसको आप लोग सही जवाब दे रहे थे, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस जो नेचुरल ऑर्डर में होती है उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। तो नेचुरल ऑर्डर में ये नेचुरल ऑर्डर फॉलो करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये बात यहां पे कही गई थी, जो कि सही भी थी। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि जब हम सचेतन मन से याद रखते हैं, कॉन्शियसली याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 डिफरेंट चीजें थी जो पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है, वहां जो आपने सीखा है वो बीच बीच में क्या करेगा? एडिटर का काम करेगा कि आप सही हैं या नहीं है नियमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है? समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? देखेंगे एक बार। समग्र भाषा पद्धति यानी लैंग्वेज एज अ होल। तो समग्र भाषा पद्धति की जब हम बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित है? टॉप डाउन अप्रोच यानी टॉप डाउन पठन सिद्धांत, बॉटम अप, मूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात। बताइएगा एक बार, फटाफट से जवाब देंगे। ABCD सब मिक्स दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं अभिलाषा, कमेंट तो कहाँ ही पढ़ पाते हैं यार सबके। हाँ, आज तो जल्दी आ गया, आप रूपा कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज समय से स्टार्ट किया, बल्कि कल से कोशिश करेंगे 9 बजे ही स्टार्ट करें। BC मिक्स्ड आंसर्स इसमें आपके आ रहे हैं। तो टॉप डाउन पठन या फिर बॉटम अप पठन, इन दोनों में से कुछ एक होगा। रीडिंग को लेकर के यही रहता है। तो समग्र भाषा पद्धति आंसर होगा इसका बॉटम अप सिद्धांत। इनको तो हटा ही दीजिए, क्योंकि रीडिंग से रिलेटेड या भाषा को समझने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन जनरल कोई और सब्जेक्ट होता तो हम चले जाते कि भाई कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट देख लेंगे, बट यहाँ पे बॉटम अप पठन सिद्धांत है जो समग्र भाषा पद्धति का विचार से संबंधित है। उसका रीजन है कि ये ध्वनि से शुरू करके, यानी आपका ध्यान जब आप लैंग्वेज सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो किसी शब्द की ध्वनि क्या होगी, उस ध्वनि से लेकर के शब्द तक, फिर शब्द से लेके अर्थ तक, फिर संरचना क्या है, तो आप पूरी भाषा को समझने पे फोकस करते हैं। ठीक है। जबकि टॉप डाउन में हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं। जरूरी नहीं आपको हर बात का अर्थ समझ आएगा। टॉप डाउन में आपको एक सार समझ में आ जाए किसी कहानी का, वो देखा जाता है। टॉप डाउन में कुछ चीजों का आप अर्थ लगा लेते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको नहीं पता वर्ड मीनिंग एक एक, तो आपने अनुमान लगा लिया कि स्टोरी के हिसाब से ऐसा चल रहा होगा। लेकिन समग्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फिर ध्वनि, शब्द, अर्थ सबके साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा कक्षा 7 की शिक्षिका, यानी कक्षा 7th, क्लास 7th की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती हैं, यानी जो आपके वाक्यांश हैं वो दिए जा रहे हैं। तो अगर फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, अगर मैं कहूं तो, जैसे कि मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार, क्या मामला है, ये 3 वाक्यांश का उदाहरण यहां पे दे दिया गया। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती हैं, यानी कौन सी एक अप्रोच को फॉलो कर रही हैं टीचर जो है आपकी। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया अमिता, आंसर कीजिएगा।
तो अगर हम बात करें कक्षा 7th की बात हो रही है और कुछ वाक्यांश दिए जा रहे हैं, कुछ फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार क्या मामला है, इस तरह के फ्रेजेस टीचर दे रही हैं, तो ये कौन सी अप्रोच अपना रही हैं? संप्रेषणात्मक उपागम है ये, इसको कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है बच्चों के बीच में, ऐसा नहीं होता कि आपको वाक्यांश दिए जा रहे होंगे। ठीक है, संदर्भ में व्याकरण, व्याकरण के नियम की तो कोई बात हुई नहीं है, नियमों की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे कि नियम याद रखना है। संरचनात्मक उपागम, ऐसा भी नहीं है कि आपको संरचना सिखाई जा रही हो कि सेंटेंस बनता कैसे है, वो भी बात नहीं हो रही। ये अगर हम देखें तो ये वाक्यांश दिए गए हैं छोटे छोटे, मैं ठीक हूं, मेरे अनुसार, या क्या मामला है, इस तरह के। इससे क्या होगा, बच्चे का जो वोकैबुलरी है, जो कोश है, शब्दकोश है, उसका भंडार विकसित हो जाएगा, समझ विकसित होगी, भाषा के कौन से वाक्यांश कहां इस्तेमाल होते हैं इस चीज की। तो इसको कोश विषयक उपागम कहते हैं कि आपकी एक तरह से वोकैब इंक्रीज हो रही है, एनहेंस हो रही है, जहां पे बेसिकली ये लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं इंग्लिश में इसको। वो वाक्यांश दिए जा रहे हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग है, जिनको आप दैनिक जीवन में यूज कर पाएंगे। तो ये एक अप्रोच है जिसको हम कोश विषयक कहते हैं, जो आपके शब्दकोश में एक तरह से इजाफा कर रही है अगर देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, और ये पेपर 2 वाले क्वेश्चन हैं तो हल्के से मुश्किल वैसे भी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह प्रश्न जो विद्यार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी क्वेश्चन कौन सा है, जो पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे, जैसा दिया गया है उसके आगे एक स्टेप लेकर के जाएं, ऐसे क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, या बच्चे से कैसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए जो लिखा है उसके एक स्टेप आगे जा सके, वो उसके लिए कौन सा प्रश्न बेहतर होगा? पहला ऑप्शन है निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न। कहानी पढ़वाई और कहा इसका कोई निष्कर्ष निकालो, इसका कंक्लूजन बताओ, इसका क्या हुआ, समराइज करो इसको। तो ये कहानी को एक स्टेप आगे ले गए, हाँ लग तो रहा है। फिर भी देखते हैं बी ऑप्शन, संकलनात्मक प्रश्न, मतलब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ बनाना है आपको। फिर आता है दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, यानी खुद को इन प्लेस ऑफ जो भी स्टोरी में आपका एक व्यक्ति है, पात्र है, उसकी जगह रख के देखना है। रचनात्मक लेखन, ये संकलनात्मक जो है इसका एग्जैक्ट मतलब जो हमारी पेडागोजिकल अप्रोच के अनुसार है वो है कि आपका जो ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है जिसमें जज करें हम बच्चे को, है ना, कि कितना आता है उसको, तो इसको तो हम हटा ही देंगे। ठीक, दूसरा निर्माणात्मक होता है जिसको मैं इसको पढ़ के पहले समझ रही थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो नहीं है, ये ऐसे है। रचनात्मक लेखन पत्र के क्रिएटिव राइटिंग लिख दे बच्चा। तो यहां पे बात हो रही है आगे जाने में समर्थ, जो आज का समय है पढ़ने से एक स्टेप आगे जाएगा बच्चा। तो पढ़ने से एक स्टेप आगे जाने का मतलब लिखना नहीं होता, सोचने के स्तर पे एक स्टेप आगे जाने की बात हो रही है, यानी दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। बच्चा खुद को हमेशा ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा टीचर्स को, या फिर जब हम पेडागोजिकल क्वेश्चंस करते हैं कि हम बच्चे को उस कहानी के पात्र के स्थान पर रखने के लिए कहेंगे, या जो भी कहानी है उसका अंत जो है परिवर्तित करने को, स्टोरी का एंड है उसको चेंज करना होगा अगर बच्चे को, तो वो कैसे करेगा? उसमें क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी लगेगी, सृजनात्मकता लगेगी, रचनात्मकता लगेगी, दिमाग खर्च होगा, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति लगेगी, और सोच पाएगा, वो सोचने पे मजबूर होगा, एक तरह से मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज भी यूज होंगी। तो दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, एक तो एम्पैथी आएगी इससे, एम्पैथी बोले तो समानुभूति, तो वो महसूस कर पाएगा उस कहानी में, सच में खुद को इन्वॉल्व कर पाएगा, और एक स्टेप जाकर के फिर आप लिखवा लीजिए चाहे उसके बाद जो आपको करना है कराइए, लेकिन आपने बच्चे की सोच को विकसित कर दिया, तो वो एक स्टेप आगे हो गया जो आपने पढ़ाया था उसके। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर प्रश्न है यहाँ पे, कि जब आप बच्चे को कहेंगे कि खुद को उस जगह पे रख के और सोचे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ और ब कथनों पर विचार करें। अ कौन सा, ये वही है जो हम असर्शन नहीं होता, कथन, एक ए स्टेटमेंट है, दूसरा बी स्टेटमेंट है। अब आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, यानी जो एकेडमिक लैंग्वेज है उसकी हम विशेषता कहें या उसके बारे में एक अच्छी बात क्या है कि अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, मतलब जो लिटरेरी नॉलेज है आपकी या एकेडमिक लैंग्वेज है, वो जो विषय हैं वहां, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में हेल्पफुल होती है, उस चीज की समझ वहां बढ़ जाएगी बच्चे की, जिसको भी एकेडमिक लैंग्वेज पे पकड़ है, लिटरेरी लैंग्वेज आती है, जो कि बात सही है। भाई अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है या आपने वो वोकैबुलरी से आप परिचित ही नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे किसी किताब में क्या लिखा है? बात सही है। फिर आती है बी स्टेटमेंट, अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी क्षेत्रों के विमर्श हैं। जब हम एकेडमिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहां एक ग्रामर का भी एस्पेक्ट होगा, दूसरा वोकैबुलरी भी बढ़ रही होगी बच्चे की,
इनडायरेक्टली वो ग्रामर भी सीख रहा होगा या डायरेक्टली भी सीख सकता है एकेडमिक लैंग्वेज में तो। और अगर हम बात करें भाषा के सभी विशेष क्षेत्रों के विमर्श हैं, यानी अगर आपको लिटरेरी नॉलेज है या फिर एकेडमिक लैंग्वेज पढ़नी आती है, तो अगर आप विज्ञान विषय पढ़ रहे होंगे तब भी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब आप गणित पढ़ रहे होंगे तब भी भाषा के माध्यम से समझ रहे होंगे। तो दोनों ही बातें यहाँ सही लग रही हैं हमें, जो कि 81% लोग आप लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। अ और ब दोनों सही हैं, क्योंकि कोई भी बात गलत यहाँ पे नजर नहीं आ रही दोनों स्टेटमेंट में से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? चित्रबोध बोले तो ये पिक्चर रिकॉग्निशन, ये चित्र है मान लीजिए आपके सामने एक, किसका? पेंसिल का। अब ये किस चीज को बढ़ावा देने के लिए यूज होता है? आपने देखा होगा बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें काफी चित्रों का प्रयोग होता है। इवन हम बिग पिक्चर बुक्स भी बोलते थे ना, बिग पिक्चर बुक्स याद आ रही किसी को? बिग बुक्स बोला जाता है, किस चीज के काम आती थी वो? यानी जिसमें पिक्चर्स का बहुत भरपूर इस्तेमाल हो, और बच्चों की किताबों में ऐसा होता है। वो पिक्चर्स, वो चित्र क्यों हैं, किस चीज के लिए? आपने पेंसिल देख करके बस तुक्का लगा दिया और ज्यादातर लोग कहने लग गए कि डी ऑप्शन सही है, जो कि एकदम गलत है। भाई चित्रबोध, ये देख के आप क्या पहचान पाए कि ये पेंसिल है? तो इससे क्या होता है, बच्चे का पढ़ने का बोध बेहतर होता है, उसकी रीडिंग स्किल बेटर होती है, कि जब उसको पढ़ने में कठिनाई भी हो रही होती है एक कहानी को, तब भी वो देख रहा है कहानी के बॉक्सेस बने हुए हैं, एक इसमें स्टेप में ये कहानी चल रही थी, 2 लाइन लिखी हुई थी साथ में, फिर अगली पिक्चर बनी हुई है और 2 लाइन लिखी हुई है साथ में। तो बच्चे की पठन क्षमता बेहतर होती है इसमें, है ना? कह रहे हैं हिंदी भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आनी चाहिए। शालिनी, थोड़े दिन आप आदत डालोगे ना समझने की, इसलिए मैं ट्रांसलेट करती भी हूँ बीच में, तो वो आप अपने आप कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, ठीक है ना? तो चित्रबोध पढ़ने में सहायता करते हैं बच्चे की, ना कि लिखने में। कभी देखा चित्रबोध के पेंसिल पे ऐसे थोड़ा ना आपको कुछ ऐसे ऐसे बना के लिखना सिखा रहे होंगे। चित्रबोध ये थोड़ी है कि वो ये वाला इस्तेमाल जो हम करते थे उसकी बात थोड़ी हो रही है यहाँ। चित्रबोध, सबने आंसर गलत। पढ़ने का कौशल बेहतर करते हैं चित्रबोध के। स्टोरी के साइड में आपको पिक्चर बनी हुई होती है। जब आप बच्चे को एप्पल पढ़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे की बुक्स में, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा खाली ए फॉर एप्पल लिखा होगा या फिर अ से अनार लिखा होगा। उस अ के साथ एक पिक्चर बनी हुई होगी, या तो अनार की या फिर एक बड़ा सा अ बना होगा। तो चित्रबोध का पर्पज ही ये है कि बच्चा पढ़ना सीख जाए, दिमाग में वो ब्रेन में एसोसिएट हो जाए। जब ज से जल भी लिखा हुआ है तो जल की एक वहां चित्र होगा जिसको देख करके बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, वो ज और जल दोनों का संबंध बन जाए, प और पेंसिल दोनों का संबंध बन जाए, दिमाग में पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। लिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, गलत समझ गए आप इसको। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 8? देखिएगा एक बार, 15 ही सवाल कर रहे हैं ताकि अच्छे से शांति से समझ करके तब आगे बढ़ सके हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक भाषा की कक्षा में, यानी कोई भी एक लैंग्वेज की क्लासरूम है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे बेहतर क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से? बताइएगा एक बार। हिंदी की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करने की जरूरत है, इसका मतलब इस बार हमें। देखिएगा, आंसर कीजिएगा फटाफट से। ए फॉर एप्पल कह रहे हैं कई लोग। देखिए, बी फॉर बॉल भी खेल लो। आज तो तुक्के में दे रहे हो, आधे से ज्यादा जवाब तो मुझे दिख रहा है। किसी एक भाषा की कक्षा में सबसे उपयुक्त 4 ऑप्शंस में से कोई एक चीज जो सबसे आपको उपयुक्त लग रही हो, या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? पढ़िए, बताइए, जवाब दीजिए। देखिएगा, तो अगर हम देखते हैं यहां, किसी एक भाषा की कक्षा में लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। एक होती है मातृभाषा, दूसरी होती है लक्ष्य भाषा, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। मातृभाषा को मदर टंग कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा यानी जो भाषा सेकंड लैंग्वेज जो हम स्कूल में सिखाना चाह रहे हैं, उसकी आकृतियां और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों, व्याकरण के नियमों की व्याख्या करनी चाहिए, यानी बार बार प्रैक्टिस कराओ आकृतियों की और व्याकरण की नहीं। व्याकरण के नियमों की अलग से हम व्याख्या या अलग से रट्टे लगाने पर जोर नहीं देते, संदर्भ में व्याकरण सिखाते हैं। कोई कहानी चल रही है, वहीं पे नियम भी सीख लिया बच्चे ने। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, तो पाठ्य पुस्तक पे ही पूरी तरह से निर्भर नहीं होते, ये भी कोई बहुत अच्छा उपयुक्त उत्तर नहीं हुआ। अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना, यानी ट्रांसलेट कर करके गहन अभ्यास। कितना ट्रांसलेट करोगे? एक टाइम के बाद तो उसको टारगेट लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी बच्चे को, ठीक है ना बात। तो ए ऑप्शन ही सही है कि लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे मान लीजिए इंग्लिश सिखाना आपका टारगेट है, तो ये लक्ष्य भाषा की आकृति, मान लीजिए ए फॉर एप्पल से आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से संबंध स्थापित कर रहे हैं। या फिर ये लैंग्वेज से रिलेट करके भी हो सकता है कि आप किसी स्टोरी के माध्यम से या नॉर्मल डेली यूज से जोड़ करके नई भाषा सिखा रहे होंगे।
तो ये ऑप्शन, इसमें आपने सबने ही सही जवाब दिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य भाषा, यानी जो भाषा हम सिखाना चाह रहे हैं उसकी जो आकृतियां हैं, भाई हमें ए का पता होगा तब तो हम एप्पल दिमाग में जोड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कहता है प्रभावशाली संप्रेषण, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं और आप अभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिख करके मैं बोल करके। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो उसके लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किस बात पे फोकस्ड नहीं हो हम। सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, कि आप 10,000 लोग किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से आ रहे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। या फिर सुनने वाले का ज्ञान, यानी कितना ज्ञान आपको है, या फिर सुनने वाले की रुचि, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन 65% लोग दे रहे हैं, जो कि एकदम सही उत्तर भी है। अब इसमें हल्की सी कंफ्यूजन है जो बी और सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन 17% लोग हैं जो दे रहे हैं। देखिए इसको पढ़ के समझिए, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां, भाषा की कक्षा की बात हो रही है। अगर मैं अपने बच्चों को, यानी क्लासरूम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी संस्कृति, यानी अगर मैं एग्जांपल्स अमेरिका के देने लग जाऊं और हमें पता है कि आप सब भारतीय हैं या मैं भी भारतीय हूं, व्हाटएवर, तो जो कहने वाला व्यक्ति है अगर उसे ये नहीं पता होगा कि वो किसके सामने बोल रहा है, वो सामने वाला आता कहां से है, उसका कल्चर क्या है या उसकी सामाजिक रीतियां क्या हैं, है ना। यहाँ दिवाली पे भी क्लास चल रही है और हर दिन क्लास ही चल रही है, देख ही नहीं रहे हैं हम कि क्या परिपेक्ष है। उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं जिनसे आपके दैनिक जीवन से जो जुड़े हुए ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब संस्कृति और सामाजिक रीतियां पता होना कोई बुरी बात नहीं है बच्चे के बारे में, ठीक है ना। उससे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे को, ठीक है ना। कैसे आप देखते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, भाषा बदल जाती है तुरंत। बिहार जाएंगे तो उस तरह से बात करेंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे तो उस तरह से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां समझ रहे हैं, ताकि उससे संबंध बना सकें, वोट ले सकें या कनेक्ट कर सकें, ठीक है। सुनने वाले की रुचि, भाई इंटरेस्ट ही नहीं है अगर आपका किसी चीज में, तो एक व्यक्ति कहता रहेगा दूसरा सुनेगा नहीं। बात सही है कि नहीं है? तो रुचि भी पता होनी चाहिए आपको। बच्चे का स्तर क्या है, उसकी रुचि किस चीजों में होगी। एक 10 साल के व्यक्ति की रुचि या बच्चे की रुचि हो सकता है किसी कार्टून के एग्जाम्पल को वो जल्दी से समझ जाए। वहीं अगर आप लोग जो 20 साल के हैं या 25 साल के हैं, आपको ब्रेकअप के एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाता है। तो रुचि भी आपको देखनी है एक बोलने वाले व्यक्ति के रूप में। फिर अगर हम बात करें सुनने वाले का ज्ञान, अगर हमें यह पता है कि आपको पढ़ के समझने में ही दिक्कत हो रही है, तो मुश्किल नहीं बनाना, भाषा को आसान बनाना है, समझाने में कोशिश करनी है मुझे कि भाई मुश्किल हो रही है, ज्यादातर लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ज्ञान का पता लगेगा। इसका मतलब ये वाला स्तर भी अभी पार नहीं हुआ, तो थोड़ा और बेसिक से लेकर के चलेंगे। अगर समझ में नहीं आ रही कोई चीज तो बेसिक से लेकर चलेंगे। तो सुनने वाले का ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति जरूरी नहीं है कि वो उसकी जेब में पैसे कितने हैं, ये यहां जरूरी नहीं है। तो बाकी की 3 चीजें जरूरी है। क्वेश्चन को बदल के कल को अगर पूछ ले कि कौन सी बात जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 ऑप्शंस में से कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते समय सिर्फ एक आंसर नहीं रटना, ये देखना है कि अगर क्वेश्चन बदला जाए तो हमें कैसे टैकल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांस लैंग्वेज बोलते हैं इसको। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांस कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं, खुद को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूं के बारे में क्या सही नहीं है, यानी ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। भाई आप हिंदी बोल रहे थे, अभी आप इंग्लिश पे चले गए, ये इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। भाषाओं के बीच अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, नहीं ये तो होगा ही। भाई अगर टीचर ने बताया कि हैव यू डन योर होमवर्क, फिर हिंदी में बोल दिया तुरंत कि बच्चों क्या गृह कार्य किया है आज, क्या हुआ, एक भाषा से दूसरी भाषा में गए, आप स्विच किया, ठीक, तो अनुवाद तो हुआ ही है इसमें। एक ही बोली जाने वाली या फिर लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, यानी जो भाषा बोली जा रही है उसमें लिखित अभिव्यक्ति या विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण कर लिया जाएगा। या फिर सी ऑप्शन यह है बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, बढ़ावा देता है, या फिर यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक ही सीमित करता है। जिस क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा है एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज, मतलब 2 भाषाओं का प्रयोग तो कम से कम हो रहा होगा, तो एक भाषा तक सीमित कैसे करेगा। ट्रांस लैंग्वेज में जब 2 भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, तो कैसे एक भाषा तक बच्चा सीमित होगा। बाकी तीनों बात सही है, एक ही बात गलत है, वो है कि यह विद्यार्थियों को एक भाषा के
प्रयोग तक सीमित करता है, जबकि ट्रांस लैंग्वेज का मतलब ये एक भाषा से दूसरी भाषा पे जा रहे होंगे या दो भाषाओं का प्रयोग चल रहा होगा। तो बहुभाषावाद को तो ये ऑफकोर्स बढ़ावा देगी, बाकी सारी बातें सही थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा क्या लिखा है। कोई कह रहा है कि बफरिंग हो रही है, मैं एक बार देखती हूँ फोन उठा के, मुझे लगता नहीं है। यहाँ से तो सब ओके है, आपके एंड पे इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, आपने जो क्या कहेंगे उसको वो चूज किया होगा ना क्वालिटी का ऑप्शन, वो गड़बड़ हो सकता है कुछ, है ना, इसी में से कुछ होगा। यहाँ एकदम ओके चल रही हैं चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। कोई तो हंसने वाले इमोजी भी लगा के बैठा हुआ है, मुझे दिख रहा है। हाँ यार हल्का सा तो अटक रही है वीडियो, पता नहीं क्यों, सही बोल रहा हूँ, हाँ हल्का सा तो अटक रही है, सही बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या पंगा है। चलो देखेंगे बाद में, अभी तो आप ऐसे ही काम चलाओ। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग, 39% लोग। देखिए छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिसमॉर्फिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, यानी लिखना पढ़ना कैलकुलेट करना भाषा को समझना कुछ भी हो सकता है, डिस्फेजिया। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे। समावेशी का मतलब है हर बच्चे को इंक्लूड करना, हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे कुछ बच्चों को सीखने की अक्षमता हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो। कैसे आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर एक बच्चा सीख पाए। पहला ऑप्शन है उनका एक विशेष समूह बना देंगे, यानी जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है या डिसकैलकुलिया है या कोई भी अधिगम अक्षमता है उनको अलग थलग कर देंगे। इंक्लूजन का मतलब होता है, समावेशन का मतलब होता है एक साथ सिखाना, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ये नहीं होता कि विशिष्ट समूह बना देना, कोई भी सही तरीका नहीं है। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, भाई जो आपके पास कंटेंट है, जो सामग्री है, जो भी आपका करिकुलम में जितने भी चैप्टर्स हैं, उस सामग्री उसको सामग्री की सहायता से, यानी जब आप पेन की बात कर रहे हैं तो आप पेन दिखा भी देंगे, तो जिस बच्चे को पेन पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो पेन देख के समझ जाएगा। बात ठीक है या नहीं? ये तो एक पॉजिटिव तरीका हो गया बच्चों को इंक्लूड करने का, हर तरीके का बच्चा यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, हाँ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चा, कहीं अटक रहा होगा, कुछ दिक्कत होगी तो सीख सकता है, सबको साथ लेके चलना है। उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके, ये बात भी सही है, ऐसा थोड़ी उनको अलग थलग कर देंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक्टिविटी क्लासरूम में जो होती है उनमें सब में बच्चे को इन्वॉल्व करके चलना है। बहुत बढ़िया नेहा, आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि यहां किसी को भी समझ नहीं आया कि सी और डी ऑप्शन सबके लिए सेम है ना। सी ऑप्शन 31% लोग कह रहे हैं और डी ऑप्शन 57% लोग। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग डी को ज्यादा कैसे मार्क कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो पहले सी आता है? तो क्या में लगाते हो क्या जवाब? तो ए तो गलत है, देखो जहां भी ए है वो तो हट जाएगा, तो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चों का अलग से समूह बनाना कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। बी सी डी तीनों सही हैं, तो बी सी डी यहां पे भी सही है, बी सी डी सेम ही, इन्होंने पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, ये पेपर 2 का एक सेट है और ये दोनों ही सही उत्तर मान लिए गए थे। फिर अगर आपने सी लगाया था तब भी सही है आंसर, और अगर आपने डी लगाया था तब भी सही है, पेपर में भी ऑफिशियल आंसर की में भी उन्होंने मान लिया है सीबीएसई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। खुश हो जाइए, सभी के जवाब भी यहाँ काफी हद तक सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन देखो, किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना किसी भी तरह की, तो उसको अलग से ग्रुप में नहीं डालना होता, ये हमारे टीचर शायद कर देते थे कहीं ना कहीं, बट ये सही तरीका नहीं है, इसको अलगाव कहते हैं। और अलगाव जो है वो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, समावेशन के खिलाफ है, कि आपने बच्चे को लेबल कर दिया, ठप्पा लगा दिया, अलग थलग कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रही थी, जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, और बता क्या कल क्या किया, कल तो संडे था, छुट्टी थी। उधर से टीचर ने बुलाया, बेटा फलाना जो भी नाम था उसका, है ना, बोला सीमा, तो उसने तुरंत, जब वो ये बात कर रही थी कि यार कल तो हम घूमने गए थे, संडे था, उसने तुरंत बोला यस मैम। अब जब वो हिंदी में बात कर रही थी, अब दूसरी भाषा में परिवर्तन कर लिया, मतलब इंग्लिश में आ गई तुरंत। क्या किया, ये स्विच किया लैंग्वेज को, ठीक है ना, कोड स्विचिंग कहेंगे इसको। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसका उदाहरण है, 57%। इतने आसान क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करेंगे कैसे चलेगा? प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, मुझे लगता है बस सीडीपी और ईवीएस पढ़ने में रह जाओगे, है ना। कोड स्विचिंग क्या है? ये कोड स्विचिंग है, मिक्सिंग नहीं है। तुरंत लैंग्वेज को स्विच ही कर दिया है, पहले हिंदी में बात कर रही थी, तुरंत दूसरी लैंग्वेज पे चली गई, मिक्स करके नहीं बोल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। या अर्थ निकालना, अर्थ का विस्तार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोड स्विचिंग है, सिंपल, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। मिक्सिंग में तो मिक्स होना था ना, यहां पूरी लैंग्वेज को स्विच मार दिया ना 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये आज के क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ के देखना, समझ के देखना शांति से। ये मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ आज ही डल जाए इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है?
बहुत बढ़िया। कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है? यानी कौशल क्या होते हैं? 4 मुख्य कौशल हैं भाषा के, है ना, जिसको सूबो पाली बोलते हैं हम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्रम भी यही होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही क्रम होता है, बट इस क्रम में नेचुरली या प्राकृतिक रूप से सीखे जाते हैं भाषा कौशल। ठीक है, LSRW बोलते हैं इंग्लिश में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है ना, जिसमें से सुनना और पढ़ना जो है वो गम्यात्मक कौशल है, यानी रिसेप्टिव स्किल। बोलना और लिखना जो है, बोलना और लिखना जो है सूबो पाली, वो आपका प्रोडक्टिव कौशल कहे जाते हैं या एक्टिव स्किल्स कही जाती हैं। बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन 60% लोग कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है और जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कौन सा परीक्षण होगा, टेस्ट होगा, जिसमें भाषा कौशल जो है वो नेचुरली ही असेस हो पा रहे हैं, उनका आकलन हो पा रहा है। पठन अवबोधन, यानी पढ़ने को लेकर के कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ होता है, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही मान लिया, तो इसमें तो प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय भी एक तरह से वस्तुनिष्ठ ही हो गया। बहुविकल्पीय में ये होता है 4 ऑप्शन होंगे, वस्तुनिष्ठ में ऐसा हो सकता है यस और नो में जवाब देना हो या फिल इन द ब्लैंक हो। ठीक है ना। पठन अवबोधन में सिर्फ पढ़ने से संबंधित भाषा कौशल जो है जांच पाएंगे आप, लेकिन यहां बात हो रही है स्वाभाविक रूप से कौशलों को मापने का तरीका। तो स्वाभाविक रूप से एक तो व्यक्ति से व्यक्ति की, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आप बच्चे की सोच को जांच पाएं, उसकी लिखने की अभिव्यक्ति को जांच पाएं, उसकी पढ़ने की, उसकी समझने की अभिव्यक्ति को जांच पाएं। वो कहां होगा? वो होगा व्यक्तिनिष्ठ में, जिसको आप सब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा आप कैसे जांचना चाह रहे हैं। आप उसमें ऐसे लिखवा सकते हैं ताकि बच्चे के विचार पता लगे, उसकी लेखन शैली पता लगे, उसकी पढ़ने की शैली पता लगे। तो सबसे ज्यादा जो आप बच्चे को गहराई में जान पाएंगे वो व्यक्तिनिष्ठ में जान पाएंगे, ना कि वस्तुनिष्ठ में। इसीलिए हम देख रहे हैं यूपीएससी भी क्या कर रहा है, ऐसे राइटिंग करवा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरली आपका कितना भाषा की समझ से लेके और आपकी सोच तक सब निकल करके बाहर आ जाती है। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहां संभव नहीं है। सिर्फ पठन कौशल को ही नेचुरल, उसने कहा है कि स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है। एक कौशल नहीं पूछा है, सिर्फ पढ़ने से संबंधित नहीं पूछा। सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा इसमें। अगर बोलना भी, बोल के भी बात करनी है तो वो भी आ जाएगा। नेचुरली आप कैसे वो निकल करके आएगा जब आप व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। और अलग अलग व्यक्ति से, किसी से आप ओरली पूछेंगे, किसी से आप लिखने को कहेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट है। कक्षा 7 यानी क्लास 7th की शिक्षिका अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटकर उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती हैं। 20 बच्चे हैं मान लेते हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों के 6 ग्रुप बना दिए। ठीक, ऐसा होता है, ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, विषय वस्तु का विस्तार करने की वाली अलग अलग थीम देती हैं। जो भी कंटेंट दिया गया उसको और लेकर के जाना है डिटेल में। बात ठीक है। समूहों को उससे संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने, मान लीजिए किसी बच्चों को कह दिया अच्छा तुम देखो कि एनवायरमेंट पे यानी पर्यावरण को लेकर के कोई मुद्दा दे दिया, अब उस पे उनको देखना है कि क्या वो अलग अलग तरीके से ढूंढेंगे सूचनाएं। तो समूहों को यानी जो भी ग्रुप्स बनाए गए हैं उससे संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने कि आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पे। तो बच्चे जो है वो ग्रुप में पूरे सूचना एकत्रित करेंगे। कोई किसी जगह पे जाएगा, विजिट करेगा, फील्ड विजिट, कोई समाचार पत्र से निकाल करके लाएगा सूचना, कोई किताब पढ़ के, कोई इंटरनेट से एकत्रित करेगा। लोगों का साक्षात्कार लेना, लोगों के इंटरव्यू लेकर के आप पूछते हैं अच्छा इस वाले, जैसे एक मुद्दा हो सकता है कि दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह या अलग जो भी क्लास होगी कक्षा 7 के हिसाब से एनवायरमेंट पे, पर्यावरण पे तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो बाहर कूड़ा जला देते हैं या कूड़ा कहाँ फेंकते हैं या गीला और सूखा कूड़ा अलग करते हैं नहीं करते। इस तरह से इंटरव्यू कर सकते हैं बच्चे ग्रुप में जा करके। तथा उसे समझकर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया। अब जो भी उस एनवायरमेंट से इकट्ठा किया होगा उन्होंने, जो भी लोगों से पूछा होगा, इंटरनेट से जानकारी ली होगी, किताबें पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उनको एक रिपोर्ट में लिखने को कहा गया है। कैसे? ग्रुप में, अकेले नहीं, ग्रुप में। विद्यार्थियों को संलग्न करने वाली इस गतिविधि को क्या कहेंगे? जिसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिव थे, इस एक्टिविटी को कहेंगे क्या? परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, प्रदत्त कार्य, होमवर्क हो गया ये, समूह वर्क यानी ग्रुप वर्क, या फिर पोर्टफोलियो कार्य। अब इसमें बहुत ही बढ़िया बात है कि आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, पोर्टफोलियो या सिर्फ होमवर्क इसको हम कह नहीं सकते। पोर्टफोलियो में तो किसी बच्चे की कोई विशेष चीजें हैं वो आप लिखते हैं एज अ टीचर। बच्चा थोड़ी जो काम किया उसका वो पोर्टफोलियो कार्य नहीं है ये, है ना, कहीं से भी। तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये परियोजना कार्य है या ये समूह कार्य है।
अब क्योंकि सिर्फ समूह कार्य, तो समूह कार्य तो कोई भी हो सकता था। अगर यहां परियोजना कार्य ऑप्शन में नहीं होता, यानी प्रोजेक्ट वर्क ऑप्शन में नहीं होता, तब आप किसके साथ चले जाते कि ये एक समूह वर्क है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क हमेशा होता ही ग्रुप में है ना। प्रोजेक्ट वर्क, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, तो WH किलपैट्रिक ने दिया था, है ना, जिसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिव होते हैं और किसी एक समस्या पे वर्क करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है। ग्रुप वर्क इसमें अपने आप ही शामिल हो जाएगा, सिर्फ समूह कार्य नहीं है, कोई भी समूह कार्य नहीं है रैंडम। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क में ऑलरेडी समूह कार्य इंक्लूड हो गया, इसमें भी सबने गलती कर दी, उत्तर जो है ए है वो सी नहीं है पॉसिबल। अगर ए नहीं होता, आपको बेहतर उत्तर ढूंढना होता है जिसमें बाकी के समाहित हो जाएं या बाकियों से बेहतर हो जो, तो बाकियों से बेहतर नहीं है। समूह कार्य तो सबसे इजी हो गया कहना देख करके। भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है, यानी जो इंडियन एजुकेशन है वहां जो हमारी लैंग्वेज की पॉलिसी है उसको हम क्या कहते हैं? बहुभाषिक शिक्षा कहते हैं, यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। शिक्षा पाठ्यचर्या में भाषा यानी जो हमारी लैंग्वेज करिकुलम है, लैंग्वेज इन लैंग्वेज करिकुलम, या फिर भाषा नीति में शिक्षा यानी लैंग्वेज एजुकेशन इन लैंग्वेज पॉलिसी। ऐसा कुछ भी नहीं कहते, हमें बताए क्या कहते हैं? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली भी जो है वो मानती है कि इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, जिसको 1964 में कोठारी कमीशन ने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, इसी को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, फ्लेक्सिबली, लचीले रूप से। आज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है कि 3 भाषाएं होनी चाहिए, एक मदर टंग, दूसरी इंग्लिश हो सकती है, तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, या जहां पे जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है तो फिर दूसरी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये एक बात है। बहुभाषिक शिक्षा तो होगी, तो बहुभाषा तो इसमें त्रिभाषा सूत्र में अपने आप इंक्लूडेड है ना भाई। बहुभाषा क्या है? एक से अधिक भाषाएं या 2 से अधिक भाषाएं, तो त्रिभाषा सूत्र में तो ऑलरेडी ही मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो बहुभाषिक शिक्षा तो यहाँ अपने आप ही आ जाती है। तो और पूछा है शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जानते हैं, तो शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप से जानते हैं? हो सकता है विदेश में, यानी किसी और देश में, अमेरिका में, यूरोप में, वहां की लैंग्वेज पॉलिसी का नाम कुछ और हो, यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी का नाम त्रिभाषा सूत्र है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला।